जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अर्थात सीजी व्यापम की ओर से सहायक परियोजना क्षेत्रपाल अर्थात वन क्षेत्रपाल के लिए जो वैकेंसीज आई हुई है उसका प्रिपरेशन करने वाले हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर अर्थात जो पुराना वर्ष में जो पूछा गया प्रश्न पत्र है उसको पूरी तरीके से सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ओल्ड क्वेश्चन पेपर है दोस्तों 2016 का, पूरी तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या प्रश्न है, पूरा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको किस तरीके से मिलेगा मैं वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्षेत्रपाल का सिलेबस आपको ज़रूर पता होगा। अगर सिलेबस नहीं पता है तो सिलेबस के लिए पर्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड 60 अंकों के 30 प्रश्न जो है पूछे गए हैं और वही जो प्रश्न है दोस्तों मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। यह एग्जाम है दोस्तों 2016 में जो हुआ था परियोजना क्षेत्रपाल भर्ती परीक्षा के नाम से, उसका हम लोग इसमें पूरा तरीके से क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सन 1942 में दुर्ग में कचहरी में क्रांतिकारी आगाजनी घटना हुई थी, वह किसके संबंधित नाम है, मतलब वहाँ पर जो है घटना हुई थी वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है रघुनंदन सिंगरौर, विश्वनाथ तामस्कर, रत्नाकर झा या फिर परसराम। तो इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रघुनंदन सिंगरौर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1920 में महात्मा गांधी की इस राज्य की यात्रा के समय उसके साथ एक राष्ट्रीय नेता थे जिसका नाम था। तो भाई जिस समय 1920 में छत्तीसगढ़ का आगमन हुआ था उस समय उसके साथ एक राष्ट्रीय नेता जो थे राज्य के, वो कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा सुंदरलाल, मौलाना शौकत अली या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, शौकत अली खान जो है दोस्तों उनके साथ आए हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परलकोट के जमींदार गैन सिंह को कब फांसी दी गई थी। तो आपको पता होगा दोस्तों कि प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि शहीद वीर नारायण सिंह को कब दिया गया था। तो 10 दिसंबर को दिया गया था, आपको पता होगा, लेकिन इसमें गेंदलाल को पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है 20 जनवरी 1925, 10 दिसंबर 1826, 10 दिसंबर 1825 या फिर 1 मई 1825। इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा 20 जनवरी 1925 को परलकोट के जो जमींदार थे कौन, गैन सिंह, इनको क्या किया गया था, फांसी दिया गया था। तो कब याद रखना है, 20 जनवरी 1825। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रियासत सन 1948 में दुर्ग जिले में नहीं मिलाई गई थी। तो ऑप्शन दिया हुआ है कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, बालोद। तो दोस्तों 1948 है उसमें जो दुर्ग जिले थे उसमें कौन सा जो है शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बालोद, जो क्या है दोस्तों पूरी तरीके से शामिल नहीं था। बालोद क्या है, रियासत। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947 को पुलिस लाइन रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था। क्योंकि दोस्तों पूरे देश में स्वतंत्रता का आगाज हो चुका था, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, तो उस समय पुलिस लाइन जो रायपुर है वहाँ पास राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तो किनके द्वारा फहराया गया, पंडित रविशंकर शुक्ल, आर के पाटिल, डॉक्टर खूबचंद बघेल या फिर हर्षुल मिश्र की ओर। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर के पाटिल की ओर से जो है राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तालागांव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो जो कथन सही है हमको बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, यह मनियारी नदी के तट पर बसा हुआ है, बिल्कुल सही है ना। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है जो कि सबसे प्राचीनतम है, बिल्कुल सही है। यहाँ अद्भुत रुद्र शिव की प्रतिमा जो है प्राप्त हुई है, यह भी बिल्कुल सही है। और उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऊपर दिए जितने भी कथन दिए हुए हैं ऑप्शन है वो सभी के सभी क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्यूमिनियम अयस्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलता है। तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क है बैराहडीही, दंतेवाड़ा, बैलाडीला या फिर मैनपाट। तो आपको पता होगा एल्यूमिनियम जो है दोस्तों पूरी तरीके से बाल्कों से तैयार होता है। ठीक है, तो ये जो इसके लिए जो अयस्क है वो कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों वो मैनपाट से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैन पार्ट से निकलने वाले जो एल्यूमिनियम के एस्क है वो कहाँ जाता है, बाल्कों में जाता है, कोरबा, और वहाँ पास दोस्तों एल्यूमिनियम को अलग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत कितनी है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में अगर बात करें
किसकी दोस्तों, अनुसूचित जाति की। तो इसकी प्रतिशत कितनी है, 31.7%, 11.6%, 12.8% या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अनुसूचित जाति की जो संख्या है उसकी दोस्तों प्रतिशत में 12.8% है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनमें दोस्तों अर्थात जो क्षेत्र है उसमें से सर्वाधिक मात्रा में कौन सी जनजाति है, तो हो जाएगा दोस्तों उसके लिए गौड़ जनजाति हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है पूरे छत्तीसगढ़ का 56% जो जनजाति है वो क्या है, गौड़ है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए अगर प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से बता लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर किस तरह का शैल है। तो दोस्तों चूना पत्थर जो है आग्नेय, कायांतरिक, अवसादी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा अवसादी प्रकार के क्या है, एक प्रकार का ये चट्टान है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य सतनामी जाति का नृत्य है। तो सतनामी जाति का नृत्य कौन सा है, बहुत चुटकियों में इसको आंसर आप दे पाएंगे। गेड़ी नृत्य, राउत नाचा नृत्य, पंथी नृत्य या फिर सुआ नृत्य। तो दोस्तों पंथी नृत्य जो है सतनामी पंथियों का जो है नृत्य है, जो कि क्या है अपने सतनाम को प्रचार प्रसार के लिए वो जरूर करते हैं। वो उनका जो क्षेत्र है वो बलौदा बाजार है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मा लोक नृत्य की इष्ट देवी कौन सी है। तो कर्मा लोक नृत्य जो है उनकी इष्ट देवी कौन है, कर्मा माता है, करम सोनी है, दंतेश्वरी माता है या फिर माँ गौरी है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करम सोनी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर का जो दशहरा है वो प्रारंभ में किस देवी की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले प्रारंभ में किस देवी की पूजा की जाती है। बस्तर दशहरा का उत्सव जो प्रारंभ होता है वो दंतेश्वरी देवी की, महामाया देवी की, काछिन देवी की या फिर माणिक्य देवी की। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी काछिन देवी की जो है सर्वप्रथम जो है पूजा की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इस राज्य को नीचे दी गई पहेली का सही उत्तर बताना है। बीच तरियामा मोंगरी मछली, इस जो मुहावरा है पहेली है, इसका अर्थ बताना है कि बीच तरियामा मोंगरी मछली, इसका अर्थ क्या होगा, दियाबाती, कमल फूल, जीभ या फिर कढ़ी। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा जीभ। ठीक है। जीभ हमने देखा मुंह है, मुंह क्या हो जाएगा दोस्तों, तरिया हो जाएगा, और जीभ जो है क्या हो जाएगा, बीच का उसका मछली। मछली मतलब दोस्तों मछली जो इधर उधर क्या होता है फुदकते रहता है जीभ मुंह के अंदर। अभी भी मैं बोल रहा हूँ तो मेरा जीभ क्या हो रहा है, इधर उधर मछली की तरह क्या हो रहा है, तड़प रहा है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि कढ़ी है तो जिसमें पूरी तल रहे हैं, ऐसा वाला भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दिया बाती भी आपको देख रहे हैं, कमल फूल है, जैसे बीच तालाब है उसमें कमल फूल खिला हुआ है। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माओपाटा नृत्य इस राज्य की किस जनजाति का नृत्य है। तो यह है भथरा, उराव, मुरिया या फिर धाकड़। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुरिया जनजाति का जो नृत्य है माओपाटा जो है वो नृत्य मुरिया जनजाति लोग करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली आभूषण खिनवा, तो खिनवा को कहाँ पहना जाता है। तो भाई खिनवा को कहाँ पहना जाता है, कान में, नाक में, पैर में या फिर उंगली में। बताने की जरूरत है क्या, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर आपको पता होगा, खिनवा को कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करम छड़ा नामक जो नाटक है उसके लेखक कौन है। तो भाई करम छड़ा जो नामक लेखक है नाटक है उसके लेखक कौन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर खूबचंद बघेल, श्यामलाल चतुर्वेदी या फिर केयूर भूषण। इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों खूबचंद बघेल के द्वारा जो है यह जो नाटक है वो लिखा गया है। खूबचंद बघेल के नाम से दोस्तों क्या होता है, सम्मान दिया जाता है किस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। ठीक है, कृषि विभाग की ओर से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में सर्वाधिक पैदावार मसूर कौन सा है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों दरअसल व्यापम की ओर से क्वेश्चन। देखिए इस राज्य में सर्वाधिक पैदावार कौन सा फसल कौन सा है ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हुआ है मसूर, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था, व्यापम की ओर से विलोपित कर दिया गया था। ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि इस राज्य में सर्वाधिक पैदावार होने वाला फसल नीचे में से निम्नलिखित में से कौन सा है, या फिर पैदावार दाल कौन सा है, तो उड़द दाल, चना दाल, तिवड़ा या लाखड़ी दाल या फिर तुअर दाल। ठीक है। तो इसमें से दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य को लघुनोपज लाख के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त है। मतलब पूरे भारत में जो है लघुनोपज है किसके लिए, लाख के लिए। तो कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो द्वितीय स्थान जो है छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है लाख के उत्पादन के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य की नियमित जनगणना जो है कब से प्रारंभ की गई थी। तो आपको पता होगा दोस्तों नियमित जनगणना चाहे राज्य में की गई हो या फिर पूरे भारत में की गई हो, बात एक ही है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है 1941, 1961, 1971 या फिर 1981। तो नियमित जनगणना जो है दोस्तों 1981 से प्रारंभ हुआ।
तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज से रिलेटेड प्रश्न है कि मान लीजिए कि ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव जो है ग्राम सरपंच में विचाराधीन है। मतलब किसके ऊपर लगाया जा रहा है, विरुद्ध उप सरपंच के ऊपर। ग्राम पंचायत में कुल 18 सदस्य हैं, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की जो संख्या है 12 है, तथा 11 सदस्य पक्ष में मतदान करते हैं, तो क्या होगा। उस समय जो है दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, या फिर अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा, या फिर सरपंच अपनी निर्णायक मत की शक्ति का प्रयोग करेगा, या फिर प्रकरण जो है जनपद पंचायत की ओर भेज देगा। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझिए, एक बार प्रश्न को पढ़िए, फिर अच्छे से अपना भी दिमाग लगाइए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी काफ़ी लंबा है, थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। सदस्य है इतना % इतना निकालेंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा अगर आपने पंचायती राज पढ़ लिया है तो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी पंचायती राज से रिलेटेड है। 2 प्रश्न जो है पंचायती राज से, इसमें जो है 3 प्रश्न जो है पंचायती राज से पूछे गए थे, उन्हीं 3 प्रश्नों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, पहला प्रश्न तो देख लिए। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि ग्राम पंचायत के पंच को पदच्युत करने के लिए विषय में कौन सा सही है। तो जो सही कथन है हमको ये बताना है। तो पंच को अपने पद से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, या फिर पंच को अपने पद से ग्राम सभा के बहुमत से हटाया जा सकता है, या फिर पंच को अपने पद से ग्राम सभा की बैठक में संबंधित वार्ड के मतदाताओं में बहुमत से हटाया जा सकता है, या फिर पंच को अपने पद से गुप्त मतदान की रीति से संबंधित वार्ड के मतदाताओं के बहुमत से हटाया जा सकता है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा कि पंच को अपने पद से गुप्त मतदान की रीति के अनुसार जो है वो अपने वार्ड के जो बहुमत अगर उनको मिलता है हटाने के लिए तो वो हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी लंबा है और कूट से रिलेटेड प्रश्न है, जो कि दोस्तों जैसा पीएससी पूछता है वैसा ही अभी जो है व्यापम भी पूछना स्टार्ट कर दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है कि जो सरपंच को एक पदच्युत प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, या फिर पहले तो कथन बता रहा हूँ मैं, उसके बाद हमको बताना है कौन सा सही होगा कौन सा गलत है ये। ठीक है, नीचे कूट दिया हुआ है, 1 2 3 सही है, 2 5 6 सही है, 2 3 4 सही है, या फिर 3 5 6 सही है। ठीक है, तो ऊपर का देख लेते हैं। तो पहला दूसरा तो आपको समझ आ चुका होगा। तीसरा है कि सरपंच को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। चौथा है यदि सरपंच ग्राम पंचायत की मासिक बैठक 3 बार बुलाने में असफल होता है तो उसे पदच्युत किया जा सकता है। पांचवा है यदि सरपंच ग्राम पंचायत की मासिक बैठक 2 बार बुलाने में असफल होता है तो उसे पदच्युत किया जा सकता है। छठवां, सरपंच को निर्देश पंचायत द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। तो यहाँ पास कथन दिया है 6 और हमको बताना है ऑप्शन में से। तो यहाँ पास ऑप्शन दिया है 1 2 3 4 5 6, या फिर 2 3 4, या फिर 3 5 6। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको देख रहे हो 2 3 4, तो वही क्या हो जाएगा 2 3 और 4, 2 3 और ये 4, ये भी सही है, बाकी क्या है सबके सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सब देख लीजिए एक बार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस नदी पर स्थापित किया गया है। प्रथम बोल रहा है ना, तो प्रथम विद्युत जो उत्पादन केंद्र है तैयार किया गया है किस नदी पर किया गया है, अरपा नदी पर, महानदी पर, रेणुका नदी पर, या फिर हसदो नदी पर। तो दोस्तों यहाँ पास क्या हो जाएगा, महानदी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। तो मुझे बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा नदी जो है छत्तीसगढ़ में नहीं बहता है। तो ऑप्शन नंबर सी चूँकि रेणुका है, कहाँ पास बहता है दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि जो अपवाह तंत्र है उसमें रेणुका नदी के नाम से आपने अगर पढ़ा होगा तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, मेरी जानकारी में नहीं है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर का खनिज अयस्क कौन सा है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, डोलोमाइट, या फिर सल्फाइड अयस्क। तो इसमें से एक भी ऑप्शन जो है इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन इसमें से क्वेश्चन को विलुप्त कर दिया गया था व्यापम की ओर से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र जो है कहाँ पास तैयार किया गया है, मतलब कौन सा इस्पात संयंत्र है। तो ये साल स्टील प्लांट, टाटा स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, या फिर जिंदल स्टील प्लांट। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा जिंदल स्टील प्लांट, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, जो कि स्पंज आयरन के लिए बहुत ही फेमस है एशिया में। देखिए राज्य में एशिया का सबसे बड़ा जो स्पंज आयरन के लिए प्रसिद्ध है जिंदल स्टील प्लांट, जहां का स्पंज जो है दोस्तों स्पंज की तरह होता है। ठीक है, आप समझ चुके हैं, जिसका उपयोग रेलवे में ट्रैक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
आयोजित चक्रधर समारोह में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मतलब दोस्तों ये 2016 का है, तो आप इसको क्वेश्चन को स्किप कर देना ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में, तो ये भी दोस्तों हाल ही की बात है, मतलब 2016 की बात है, तो उन्हीं से संबंधित प्रश्न क्या है कि हाल ही में इस राज्य में उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति किए गए तथा उनके बाद शपथ दिलाया गया। तो ये क्वेश्चन भी स्किप कर देना ज़्यादा बेटर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मारवा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों जो मारवा है उससे संबंधित कौन सा सही है, हमको बताना है कि यह जो है एक ताप विद्युत स्टेशन है, यह एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर जो कॉरपोरेशन है उनके द्वारा प्रारंभ किया गया है, या फिर इनमें जो है 500 मेगावाट की नई इकाई हाल ही में प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन, पहला और दूसरा जो है सही है, ये बता रहा है कि दूसरा तीसरा सही है, या फिर पहला तीसरा सही है, या फिर पहला दूसरा तीसरा तीनों के तीनों सही हैं। तो इसके लिए दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा बस सही है, और ये जो है एनटीपीसी द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, कौन सा, मारवा। ठीक है, और ये क्या है, ताप प्रकार का ताप विद्युत स्टेशन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गेको की नई प्रजाति कहाँ पाई जाती है। तो गेको की जो नई प्रजाति है, भोरमदेव वन्य प्राणी अभ्यारण्य, भैरमगढ़ वन्य प्राणी अभ्यारण्य, अचानकमार वन्य प्राणी अभ्यारण्य, तमोर पिंगला अभ्यारण्य। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो गेको है वो नई प्रजाति है, तो सिंपल सी बात है वो नई जगह में रहेगा। तो छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य कौन सा है, भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पास गेको की नई प्रजाति जो है पाया जाता है, जो कि कहाँ पास है दोस्तों, कंवरधा कबीरधाम में है स्थित है। भैरमगढ़ जो कि क्या है दोस्तों, बीजापुर के नीचे क्या है ना, ठीक है, नारायणपुर। ठीक है, यहाँ पास क्या हो जाएगा, बीजापुर में क्या है ये स्थित है। उसी तरीके से दोस्तों आपका अचानकमार जो कि क्या है, मुंगेली में स्थित है, और साथ ही साथ तंबोर पिंगला जो है दोस्तों कोरिया सूरजपुर। ठीक है, तो कोरिया सूरजपुर में जो है ये स्थित है। उसके बाद देख लेते हैं अप्रैल में केंद्रीय मंत्री रसायन तथा उर्वरक विभाग द्वारा किस उत्पादन इकाई की घोषणा की गई थी। तो उस समय दोस्तों यूरिया उर्वरक, मीथेन या फिर एसीटोन, तो उस समय की बात है, तो ये जो है यूरिया इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं यूरिया का फॉर्मूला पूछूं तो आपसे क्या बताना होना होगा, तो दोस्तों CH2COCH2, तो ये जो है यूरिया का सूत्र है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न ये पूछ सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों, चूंकि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड 30 प्रश्न जो है 60 अंकों के पूछे गए थे, तो 30 प्रश्न मैंने कवर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी से रिलेटेड प्रश्न है, तो चलिए हिंदी का ही हम इसमें प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो भाषा प्रवाहहीन है, भाषा बहता नीर है, भाषा कूप जल है, या उपरोक्त सभी। तो इसको दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा कि भाषा जो एक बहता नीर है, नीर मतलब क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रवाहहीन है, प्रवाहहीन मतलब बहता नहीं है, ऐसा ये बोल रहा है। कूप जल है मतलब क्या हो जाएगा, कुएं का जल है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो क्या है, बहता हुआ पानी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है कि पर्यायवाची शब्द भाषा का विकास में रूप में बाधक है, पर्यायवाची शब्द भाषा को क्लिष्ट बनाता है, पर्यायवाची शब्द भाषा को संपन्नता से सूचता है, या फिर संपन्नता के सूचक हैं, या फिर पर्यायवाची शब्द केवल नाद उत्पन्न करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा कि पर्यायवाची शब्द जो है भाषा को संपन्नता के सूचक है, मतलब कहीं ना कहीं आप जो है एक ही शब्द के पीछे नहीं रहते हैं, उसकी संपन्नता को प्रदर्शित करता है किसी भी शब्द का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लौट कर आया हुआ इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा हो जाएगा। तो चुनाव बताना है, आगत, परदेशी, विदेशी, या फिर त्यागगत। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा त्यागगत, मतलब त्यागने के बाद जो है वापिस आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, त्याग मतलब त्याग दिया, आगत मतलब आना, फिर से मतलब लौट कर क्या हुआ है, वो आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि किस भाषा का शब्द है भाई। तो हिंदी, संस्कृत, अरबी या फिर देशज शब्द है। तो एक प्रकार का क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार का संस्कृत शब्द है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अति आवश्यक किस संबंधित संधि का उदाहरण है। तो अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, या फिर यण स्वर संधि। तो अति धन आवश्यक, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा यण स्वर संधि, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में समास का प्रयोजन क्या है। कम शब्दों में अर्थ की प्रच्छन्नता, कम शब्दों में अर्थ की विस्तार, कम शब्दों में अर्थ का लाघव, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम शब्दों में अर्थ का विस्तार। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द चुनिए। तो सुई,
प्रवाह, चिड़िया या फिर हरिद्रा। तो हमको तत्सम शब्द बताना है जो क्या है, संस्कृत का हो। ठीक है, तो इसमें कौन सा शब्द आपको देखने को मिल रहा है, हरिद्रा। हरिद्रा मतलब क्या होता है, हल्दी। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सही शब्द है, उसको चुनना है। ठीक है, आप देख सकते हो सब में लिखा है उन्मीलित, उन्मीलित, उन्मलित और क्या है, उन्मीलित। तो देख सकते हो आप इसमें से कौन सा जो वर्तनी शब्द है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों उन्मीलित, ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हो, ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी में कहीं ना कहीं जो है मात्राओं में इधर उधर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही वाक्य हमको चुनना है। आपका पत्र सधन्यवाद मिला, आपका पत्र मिला धन्यवाद, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, सधन्यवाद आपका पत्र मिला। तो इसमें सही वाक्य हमको चुनना है। तो इसके लिए सही वाक्य आपको अगर आपको देखने को मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर बी, आपका पत्र मिला धन्यवाद। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द की में कृत्य प्रत्यय लगा हुआ है। तो अच्छाई, होनहार, गुरुत्व या फिर शत्रुता। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, होनहार। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य में इतिहास में काल विभाजन का क्या आधार होना चाहिए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का क्या आधार होना चाहिए कि युगों का सीमांक करने ते समय केवल मूल प्रवृत्तियों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर युग की व्यवस्था के आधार पर होना चाहिए, या फिर ऐतिहासिक कालक्रम और साहित्य विधा दोनों के आधार पर ग्रहण करना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि ऐतिहासिक कालक्रम और साहित्य विधाओं दोनों का आधार ग्रहण करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको हिंदी साहित्य के इतिहास इसमें पढ़ना होगा, चूँकि हिंदी साहित्य का जो साहित्य का इतिहास है बहुत सारे सिलेबस जो हैं व्यापम के उसमें नहीं पूछे जाते हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए कि कहीं ना कहीं आप जो है 1-2 नंबर के लिए जो है पूरी तरीके से आप जो है पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल है उसमें आदिकाल की संज्ञा देने वाला विद्वान कौन है, डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर सोनहनलाल द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसी दर्शन के रचयिता कौन है। तो मुकुटधर पांडे, ठाकुर जगमोहन सिंह, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र या फिर गजानन माधव मुक्ति बोध। तो दोस्तों तुलसी दर्शन के जो राइट आंसर हैं उसके लिए क्या हो जाएगा, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तुलसी दर्शन कहाँ के हैं दोस्तों, ये बलदेव प्रसाद मिश्र राजनांदगांव जिले के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूलन कांदा किस साहित्य की रचना है। तो भूलन कांदा जो है किस साहित्य की रचना है, पद्मलाल पुनालाल बख्शी, विनोद कुमार शुक्ल, इंदिरा रॉय या फिर संजीव बख्शी। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा संजीव बख्शी की जो है साहित्यकार की रचना, ये साहित्य है भूलन कांदो। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका हम छत्तीसगढ़ी, क्योंकि लैंग्वेज से 3 टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला जो हिंदी का है, इंग्लिश का है। इंग्लिश का दोस्तों मैं वीडियो नेक्स्ट बाद में लाऊंगा। उसके बाद जो आएगा वो है छत्तीसगढ़ी का है, चूँकि हम देखेंगे छत्तीसगढ़ी में भी बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे गए थे। किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे चलिए देख लेते हैं। भाषा के सही रूप काला कहे जाते। तो ऑप्शन दिया हुआ है लिखत रूपला, मौखिक रूपला, लिखत और मौखिक दोनों रूपला, उपर्युक्त माँ कोनो नाए नोए। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा। तो इसके लिए मौखिक रूप जो है उसी को ही भाषा के सही रूप कहे जाते। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाही। अब देखते अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ी भाषा में कतेक स्वर हवय। तो दोस्तों आप मन ला बताना हवे कि छत्तीसगढ़ी जो भाषा हवे ओमें के ठन स्वर होथे। तो 12 स्वर होथे, 6 स्वर होथे, 8 स्वर होथे या फिर 10 स्वर होथे। तो एमे जो होथे के स्वर होथे दोस्तों, वो होथे 8 स्वर होथे। तो ऑप्शन सी जो है का हो जाही, सही हो जाही। अब देखथन अगला प्रश्न। तेजाब शब्द है कैसन संज्ञा है। तो तेजाब जो शब्द है कैसन संज्ञा है। तो ऑप्शन दे हवे यहाँ पास जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों तेजाब जो है एक प्रकार का क्या है, तरल पदार्थ है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा जो है प्रदर्शित करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वयं कैसन किस्म के सर्वनाम आए। तो भाई जैसा स्वयं मतलब खुद की बात कहा जा रहा है इसमें। तो इसमें किस प्रकार का जो है सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर गुणवाचक सर्वनाम।
तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम इमे का हो जही सही हो जही, बाकी का हो जही गलत हो जही। देखथन नेक्स्ट क्वेश्चन, ते गीत गाथस ये कौन काल में आए। तो भाई ते गीत गाथास ये कौन सा काल के हरे, ये प्रश्न में पूछे जाते। तो ऑप्शन दे हावे पहला में अपूर्ण वर्तमान काल, दूसरा बोला थे सामान्य वर्तमान काल, तीसरा बोला थे भूतकाल और चौथा बोला थे पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो ते गीत गाथास ये कौन सा काल में हावे, तो ये हावे सामान्य वर्तमान काल में। तो ऑप्शन बी क्या हो जही सही हो जही। देखथन नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंताराम गुंथे कैसन क्रिया आए। तो चिंताराम गुंथे हा कैसन क्रिया के अंतर्गत आते। तो सकर्मक क्रिया हरे कि अकर्मक क्रिया हरे कि अपूर्ण सकर्मक क्रिया हरे कि द्विकर्मक क्रिया हरे। तो आप मन बताओ दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है। चिंताराम गुंथे तो ये कौन सा प्रकार के क्रिया हरे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हावे अकर्मक प्रकार के क्रिया हरे। तो ऑप्शन नंबर बी का हो जही सही हो जही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन शब्द हा दोनों वचन का माँ प्रयोग माँ आए। तो भाई कौन सा शब्द हरे, ऑप्शन दे है 4 ठन, उनमें दोनों वचन में प्रयोग होते, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में, जैसे हवा, रद्दा, जंगल, समुंदर, ठीक है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों वचन में जो प्रयोग होने वाला जो हावे ये चारों में से कौन सा सही है। तो हरे दोस्तों हवा, ठीक है, हवा मतलब हवा, ठीक है, एयर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट भोजना कौन समास के उदाहरण आए। तो भाई पेट भोजना कौन सा समास के उदाहरण, ऑप्शन दे है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और अवयवी भाव समास। तो पेट भोजना मतलब पेट ला भोजना, ठीक है। तो एक में जो राइट आंसर हो जाही वो कर्मधारय समास हो जाही। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन हर आए। भाई तो स्त्रीलिंग जो कौन हरे हावे तिल बताना है। 4 ठन ऑप्शन दे है, भत्तार, जैठोत, गिया, पठरू। तो में राइट आंसर जो हो जाएगा वो गिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। तो भाई इसमें से क्या क्या होता है तार, इसका अर्थ क्या होता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भाई जेठौत इसका मतलब क्या होता है, शायद जेठ को बोलते हैं, ये तो कंफर्म नहीं है मुझे। गिया का अर्थ भी क्या होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पठरू मतलब क्या होता है, जो बछरू होता है, जो भैंस का बच्चा होता है उसको पठरू बोलते हैं, शायद कंफर्म नहीं है मुझे। अगर में से इनका अर्थ अगर आप जानते हो तो बिल्कुल दोस्तों नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। और व्यापम की ओर से ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर लिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप ला मार लेकिन लौठी झन टूटा है माँ कैसन अवयव हवाए। तो भाई सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, इसका क्या है छत्तीसगढ़ी में अनुवाद हुआ है। तो ये किस प्रकार का अवयव है हमको बताना है, संकेतवाचक, विरोधवाचक, परिणामवाचक या उपरोक्त में से कोनो नोए। तो इसके लिए जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विरोधावाचक है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप किसी के विरोध में बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब समस्या का भी समाधान हो जाए और कोई नुकसान भी ना हो ऐसा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये विरोधाभास है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी के बिहाव जगाए की रचना कौन है रे। हरि ठाकुर, गंगाधर दुबे, नरेंद्र देव वर्मा, अमृतलाल दुबे। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा अमृतलाल दुबे जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी व्याकरण के प्रथम रचनाकार कौन है। डॉक्टर नरेंद्र वर्मा, डॉक्टर क्रांति कुमार, सुंदरलाल शर्मा या फिर हीरालाल काव्योपाध्याय। तो हीरालाल काव्योपाध्याय ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 1885 में जो है इनका जो है पूरी तरीके से जो पहला आया था छत्तीसगढ़ी व्याकरण, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के उद्विकास की रचना हवा है। तो कौन है, लाला जगदलपुरी, श्यामलाल चतुर्वेदी, पंडित मुकुटधर पांडे, नरेंद्र देव वर्मा। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र देव वर्मा। अरपा पैरी के धार आपको पता होगा, तो ये क्या है छत्तीसगढ़ के उद्विकास के रचनाकार के रूप में जो है। तो इसके बाद बहुत सारे और भी प्रश्न आपके सामने हैं दोस्तों। तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। इसका PDF जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जो है इसका PDF जो है अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका सिलेबस आपके लिए मैंने वीडियो में दे रखा है, लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर के चेकआउट कर लीजिए। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में भी सारे सिलेबस को कवर करने वाले जो सब्जेक्ट हैं उन पर वीडियो मैं पर्टिकुलर प्रोवाइड कर दे हूँ, वहाँ पर जाकर के चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।